हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होता है। तो अब हम एप्लीकेशंस में देखने वाले हैं, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एप्लीकेशन बेस होते हैं, और उसमें जो एप्लीकेशंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम सर्कुलर मोशन, तो उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी नीट के लिए या तो फिर सीईटी के लिए क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो एप्लीकेशन बेस ही होता है। तो देखेंगे फर्स्ट, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एप्लीकेशन यानी कि क्या होता है कि उसमें यानी कि कोई भी अगर पर्टिकुलर चीज होती है तो उसमें हम यूज किस तरह से करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो देखो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करने वाले, फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है एंड ऑन दैट सर्कुलर ट्रैक देयर इज अ व्हीकल विच इज टेकिंग अ टर्न, या तो फिर हम कह सकते हैं कि अ व्हीकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। और वो सर्कुलर ट्रैक किस तरह से है, तो यहाँ पे इस केस में हमने सर्कुलर ट्रैक को हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर्कुलर ट्रैक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा कुछ होता है क्या। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले दो ट्रैक्स, एक होने वाला है हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज नॉट वर्टिकल, सेकंड वन इज बेंड। यानी कि बहुत से बार आपने रोड सरफेस जो होता है वो स्ट्रेट नहीं बल्कि ऐसे कुछ एंगल में बेंड होता है, तो वो वाला सेकंड केस। तो हम दोनों केस पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले केस कि हमारा जो सर्कुलर ट्रैक होने वाला है दैट इज द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल है इसलिए देखो हम यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे। तो अब हमारा व्हीकल और ये सेकंड रेडियस, ऐसे दो रेडियस होंगे और ये पूरा स्ट्रेट होगा, ये पूरा स्ट्रेट होगा। तो मैं इसे अगर नहीं भी दिखा दूंगा सर्कल्स को तो भी चलेगा, लेकिन किस तरह से ट्रैक होगा इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया। समझो कि इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कोई तो भी व्हीकल है, हमारा व्हीकल। अब ये व्हीकल हो गया, ये इसके फ्रंट व्हील, तो ये व्हीकल हो गया। अब यहाँ पे कौन से फोर्स आने वाले, इस केस में कौन से फोर्सेस आते हैं। व्हीकल है तो व्हीकल का खुद का वेट होगा एंड दैट वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे वेट बनाएंगे तो इसका वेट होगा W इज इक्वल टू mg विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एट द सेम टाइम इसके ऊपर एक रिएक्शन भी लगने वाला है, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन से ले रहे हैं हम, क्योंकि जब भी किसी पॉइंट बॉडी का कांटेक्ट होता है किसी सरफेस के साथ तो वहां पे उसका रिएक्शन लगता है। तो इन दिस केस देयर इज रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो देखो अब ये व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड वी आर कंसिडरिंग दैट जब भी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस केस में ये व्हीकल का स्लीपिंग या तो फिर जिसे हम स्कीड कहते हैं वो स्कीडिंग या तो फिर स्लीपिंग नहीं हो रहा है। इस केस में ये व्हीकल इजीली इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रिवॉल्यूशन जो होते हैं वो रिवॉल्यूशन आसानी से कर रहा है। तो इस केस में अब देखो बेसिकली इसको मैं साइड में भी निकाल देता हूँ एक बार डायग्राम, कि ये सर्कुलर ट्रैक और हम इसको पार्टिकल कंसिडर करेंगे। ये जो व्हीकल था इसको ही मैंने यहाँ पे पार्टिकल कंसिडर किया एंड दिस इज मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। तो ये इस सर्कम्फरेंस पे ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखो जैसे ये ट्रैवल करेगा तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जो फोर्स प्रेजेंट होगा वो फोर्स क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस टाइम उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जैसे ही ये व्हीकल आगे की तरफ मूव करेगा एक फोर्स डाउनवर्ड पीछे की तरफ जा रहा है, वो फोर्स कौन सा होता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन इस केस में ये व्हीकल के जो टायर्स है ये जैसे ही टर्न होंगे तो टर्न होने के बाद ये व्हीकल इस साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन जाने के चांसेस है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन हमने केस क्या कंसीडर किया कि इट इज नॉट मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इट इजीली ट्रेसेस आउट द पाथ। तो इसके वजह से क्या होने वाला है, ये जो व्हीकल है इस व्हीकल एंड सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स से डिनोट कर देंगे F से। अब देखो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज द
द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द रोड सरफेस एंड व्हील्स ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो भी सेंटर होगा उस सेंटर की तरफ ये फोर्स पॉइंट करने वाला है। तो आप बेसिकली देखो कि हम यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और वहां से आपको ये आसानी से समझ सकते हो। अब देखो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो व्हीकल, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड, and this is frictional force F, and this frictional force F is pointing towards the center of circle। ये frictional force किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल। अब बेसिक पॉइंट देखो कि यहाँ पे अपवर्ड जाने वाला रिएक्शन है, डाउनवर्ड जाने वाला mg। सो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का स्टेट मेंटेन करेंगे तो हम बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि रोड क्या था, हॉरिजॉन्टल था। अब सेकंड, ये जो फोर्स है ये किसकी तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ जाता है, सर्कल के सेंटर की तरफ जाता है, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी कि इस केस में क्या होने वाला है, सेकंड में हम लिख सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, और जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपेटल। लेकिन उसका नाम यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल, क्योंकि ये फ्रिक्शन कहाँ पे डेवलप हुआ, बिटवीन द टायर्स एंड रोड। तो इसलिए सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला हमें पता है, mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, लेकिन एन का वैल्यू हमें पता है mg। तो आगे चल के हम लिखेंगे mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। यहाँ पे दोनों साइड का mm गेट कैंसल और v² बाय r इज इक्वल्स टू म्यू g। अगर हम इसको और डिराइव करेंगे, अगर हमें इसका सेफ स्पीड निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड हम कितना अटेन करते हैं इस कंडीशन में, द मैक्सिमम स्पीड कितना अटेन कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू निकालना है v² का। सो v² इज इक्वल्स टू बिकम, दिस r विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड एंड इट बिकम्स म्यू rg। सो फाइनल v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला कि हमारा जो स्पीड होगा वो स्पीड कितना होना चाहिए मैक्स, तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ म्यू rg। अगर आपको म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके लिए होगा, बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, आर द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको g का वैल्यू पता होता है, आपको म्यू, ये दोनों टर्म्स बेसिकली कांस्टेंट होते हैं, g तो हमेशा कांस्टेंट होगा। म्यू फॉर गिवन पेयर, जो पेयर है तो हमारे इसमें पेयर कौन सा है, तो टायर्स एंड रोड इज द पेयर। तो टायर एंड रोड के लिए म्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। चेंज क्या कर सकते हैं हम, रेडियस, यानी कि उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर कौन डिपेंड होने वाला है, तो वेलोसिटी। अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी आप ज्यादा रख सकते हो। देखो बहुत से बार क्या होता है कि हम कोई टर्न लेना चाहते हैं, अगर हमारे व्हीकल का स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो आप वो टर्न नहीं ले सकते, और उस केस में क्या होता है कि आपका व्हीकल उस रोड को छोड़ के बाहर की तरफ फेंका जाता है। यानी कि उस केस में आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वजह से आपको बाहर की साइड में फेंका जाता है। लेकिन आपने अगर स्पीड कम रखा तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही बैलेंस करने वाला है उस सेंट्रीफ्यूगल को। इसकी वजह से आप सेफली ड्राइव कर सकते हो। यानी कि देखो अगर हम बेसिकली बात करेंगे कि यहाँ पे आपको म्यू का वैल्यू पता है, रेडियस पता है, जी पता है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आपको मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी वो रख सकते। देखो बहुत से बार रोड साइड जो होता है उसके ऊपर स्पीड लिमिट लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर, और कब, जब कोई टर्न आता है,
किसी भी मोड़ पे, ये बहुत से बार रोड के साइड में लिखा होता है, एक जो साइड में लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड लिमिट होती है। तो इसका जो नोटेशन है, इसका मीनिंग होता है कि आप अपनी स्पीड 40 तक ही रखो। अगर आप उससे बहुत ज्यादा रखते हो, 40 के बजाय आप उसको रखते हो 60, तो उस केस में वो व्हीकल वो सर्कुलर ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से बार ये साइड में लिमिट दिया रहता है, क्योंकि हम तो कभी वो रेडियस हर बार तो नहीं कैलकुलेट करेंगे बैठ के, अरे इतना रेडियस यहाँ पे होता है, हमें स्पीड कम रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें बेसिकली नहीं पता रहता कि उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है। इसलिए साइड में हमेशा जो भी बोर्ड्स रखे होते हैं, उन बोर्ड्स के ऊपर उसका स्पीड डिफाइन किया रहता है कि उसका स्पीड मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो यहाँ से आप जो स्पीड रहेगा वो स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझो आपको अगर स्पीड बढ़ाना है तो आप म्यू बढ़ा सकते हो या तो फिर रेडियस, लेकिन रेडियस बढ़ाओगे तो रोड का साइज बहुत दूर से चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पेट्रोल लग सकता है। तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप जो है म्यू म्यू बढ़ा सकते हो। म्यू कैसे बढ़ाएंगे, तो फॉर इंक्रीजिंग द म्यू वी हैव टू मेक रोड सरफेसेस रफ। अगर आपका जो रोड सरफेस है उसको आप रफ कर दोगे तो उस केस में म्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा। म्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वी भी क्या होने वाला है, इंक्रीज ही होने वाला है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका जो रोड सरफेस है वो अगर रफ होता है तो उस केस में जितने भी टायर्स होंगे आपके व्हीकल के, उनका वियरिंग एंड टीयरिंग का रेट बढ़ने लगेगा। तो इसको ऑब्वियसली एमआरएफ, बाकी के ब्रिजस्टोन वगैरह जो कंपनीज है टायर्स के, उनको तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन हमारा लॉस होगा। इसलिए हम म्यू को इंक्रीज नहीं करते, हम क्या ट्राई करते हैं कि म्यू कम हो। लेकिन अगर म्यू बहुत कम भी हो गया तो उस केस में स्लिपिंग का चांसेस भी इंक्रीज होता है। तो म्यू हम एक एवरेज वैल्यू रखते हैं, तो जिसकी वजह से कि स्लिपिंग का फेनोमेनन हम अवॉइड कर सकेंगे। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि अगर हमने एक म्यू कांस्टेंट रख दिया लेकिन बारिश आ गई, या तो फिर किसी भी व्हीकल का बहुत से बार ऐसे होता है कि जो ऑयल होता है वो ऑयल लीक हो जाता है एंड दैट ऑयल फॉल्स ऑन द रोड सरफेस ड्यू टू विच द रोड बिकम्स स्लिपरी। तो उस केस में भी म्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ये म्यू के ऊपर हम उतना ट्रस्ट नहीं रख सकते। अगर आपको म्यू से ही रिलेटेड वेलोसिटी को जाना है तो आप उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं रख सकते। इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन होना जरूरी है कि हमें हाई स्पीड पे उस कर को निगोशिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमने रोड को हॉरिजॉन्टल रखा था, तो हम उसके लिए जो रोड होगा हमारा उसको हम इंक्लाइंड कर देंगे, जिसको कहते हैं बैंक। तो उस रोड को हम क्या कर देंगे, इंक्लाइन। तो वो वाले देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इंक्लाइंड रोड रहा तो हम उसके ऊपर टर्न किस तरह से ले सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट लर्न कर लो। इक्वेशन में हमने दो ही चीजें पढ़नी है कि रिएक्शन इज इक्वल टू होता है mg, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही होता है सेंट्रीपिटल, इसलिए हम mv²/r इज इक्वल टू लिख देंगे म्यू n, उसी को आगे चल के लिख देंगे म्यू mg, mm गेट कैंसल एंड v² इज इक्वल टू म्यू rg। अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई ट्रक है एंड सेकंड इज अ छोटा कार है, तो दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर एक ही स्पीड से टर्न ले सकेंगे या नहीं ले सकते। अगर समझो आपको कुछ सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस प्रोवाइडेड है, म्यू प्रोवाइडेड है एंड जी प्रोवाइडेड है। मास ऑफ ट्रक इज 500 kg while that of mass of another vehicle that is car is 200 kg। तो दोनों इजीली टर्न ले सकेंगे या नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास की, लेकिन हमारे पूरे इक्वेशन में जो वेलोसिटी है, इट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि ट्रक है तो ट्रक के लिए अलग रास्ता होगा एंड अदर व्हीकल्स के लिए अलग रास्ता होगा। हर एक के लिए रोड एक ही होता है, क्योंकि अगर व्हीकल का वेट ज्यादा हो या कम हो उसके ऊपर वेलोसिटी डिपेंड नहीं होता। इसलिए किसी भी व्हीकल का वेट अगर ज्यादा होता है या तो फिर कम होगा, फिर भी उसके वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड म्यू, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड्स।
तो हमारा अब सेकंड केस होगा दैट इज द बैंक रोड, तो हम इसको बी कर देंगे जो ए था, तो हमारा ये होगा सेकंड केस दैट इज द व्हीकल ऑन बैंक रोड। अब देखो इनिशियल केस में क्या था, हमारा ये वाला सरफेस जो था ये था स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इसी सरफेस को अगर हम कुछ एंगल ऊपर उठाएंगे दैट इज बाय एंगल थीटा, तो यहाँ पे उस रोड का इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि सेम पहले वाला ही डायग्राम है, सिर्फ पहले डायग्राम में रोड हॉरिजॉन्टल था, अब उस रोड को हम कुछ एंगल थीटा से इंक्लाइन करने वाले, जिसके वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसे कहेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड, उसे कहेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंक एंड अपना बैंक दोनों चीजें अलग अलग होती है। बैंकिंग के 3-4 मीनिंग्स निकलते, फिजिक्स में 2 मीनिंग होंगे। तो ये फर्स्ट होगा रिलेटेड टू रोड, एंड सेकंड जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें जब रिवर आएगा तो उसमें रिवर का भी बैंक होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे बैंक रोड, तो हमने यहाँ पे कुछ एंगल थीटा से इस रोड को उठाया। तो इस केस में अब देखो कि यहाँ पे हम फोर्सेस अप्लाई करने वाले, एंड दिस इज आल्सो अ सर्कुलर ट्रैक, ये ऐसा पूरा सर्कुलर ट्रैक है एंड जिसके ऊपर ये व्हीकल मूव होने वाला है, यानी कि दिस इज द एजेस, दिस आर द 2 एजेस ऑफ रोड। एंड आउटर एज जो थी ये वाली, इसको हमने उठाया, समझो कुछ हाइट एच से उठा सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ हाइट एच से उसको उठा दिया, इसलिए आउटर एज रेज बाय सम हाइट ऑन इनर एज। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो भी आउटर एज थी उसको हमने कुछ हाइट एच से ऊपर उठाया विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एयर, एंड दिस इनर एज जो था इसको हमने उसी जगह पे रख दिया। अब बेसिकली देखो इस एज का तो अभी कुछ यूज नहीं है हमारे लिए, लेकिन अब देखो हम यहाँ पे कौन से फोर्सेस लगने वाले। तो देखो यहाँ पे भी व्हीकल मूव हो रहा है, रोड भी वही है, व्हीकल भी वही है, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे प्रेजेंट हुआ, बिटवीन द रोड सरफेस एंड टायर। अब देखो सेकंड यहाँ पे ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एफ से डिनोट कर देंगे, ये वाला सेंटर, यहां से इस व्हीकल का पूरा वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, क्योंकि देखो वेट को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस तरह से भी हो, वो इंक्लाइन हो, स्ट्रेट हो या पर्टिकुलर एंगल पे हो, लेकिन उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होगा, एक्ट होगा। अब ये रोड जो था ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारा व्हीकल, तो इसके ऊपर क्या लगाने वाला है, रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो रिएक्शन हमेशा जो भी सरफेस होता है उस सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट होता है। यानी कि हमारा सरफेस कौन सा है, तो ये वाला रोड जो हमने उठाया था कुछ एंगल पर्टिकुलर से, तो इसको परपेंडिकुलर यानी कि हमें इस तरह से रखना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर रिएक्शन लगता है हमेशा, तो हमारा रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में एन। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया mg। यानी कि इस केस में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 फोर्सेस लग रहे हैं। देखो ये फोर्स किसकी तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे जो भी सर्कल फॉर्म होगा उसकी तरफ जा रहा है। यानी कि ये फोर्स क्या हो गया है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। लेकिन इसका नाम यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल का ही दूसरा नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तभी भी। आ गया समझ में, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम साइड में बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में mg, जो mg था वो स्ट्रेट ही एक्ट हो गया, तो हम हमारे कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे यहाँ पे। तो mg डाउनवर्ड एक्ट हुआ, देखो यहाँ पे n था, तो हम यहाँ पे इसको उठा के साइड में एज इट इज पैरेलल बनाएंगे। तो पैरेलल बनाने के बाद यहाँ पे n, देखो अब यहाँ पे अगर एंगल थीटा होता है तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे एंगल थीटा बना लेता है। अब वो कैसे बनाता है क्या है, वो पूरा ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन आप उसे अच्छे से अगर डायग्राम को देखो तो उसमें आप ये समझ जाओगे कि ये एंगल थीटा कैसे आता है। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे जो फोर्स था F, इसको भी पैरेलल यहाँ पे निकालना है, तो हम इसको यहाँ पे फोर्स को भी पैरेलल यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम स्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं।
तो इसलिए हम उसको एफ एस लिख देंगे, क्योंकि ये स्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं। तो देखो इस केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके साथ एंगल थीटा बनाता है। अब देखो हमारे पास दो फोर्सेस हो गए कि जो इंक्लाइंड है, इस केस में रिएक्शन एंड यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे, यानी कि इनको रिजॉल्व कर देंगे अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब बेसिक देखो, बेसिक फंडा, जिसके साथ एंगल होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है उसके साथ कौन होना चाहिए, तो उसके साथ हमेशा होता है कॉस। तो देखो इस केस में थीटा एंगल y के साथ है, तो y डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कॉस। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का कंपोनेंट होगा n कॉस थीटा, एंड इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, n साइन थीटा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट हमने ले लिए रिएक्शन के। अब देखेंगे कि जो स्टैटिक फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसके भी हमें दो रिएक्शंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट होगा अलोंग द एक्स एंड सेकंड होगा अलोंग द वाई। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एस कॉस थीटा, एंड जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा एफ एस साइन थीटा। तो देखो हमने फोर्सेस को यहाँ पे रिजॉल्व किया। हमारा जो व्हीकल होगा उसका मास हम कंसिडर करेंगे, बेसिकली अगर कंसिडर करेंगे लेट एम, तो एम बी द मास ऑफ व्हीकल। बेसिकली ये आपको पूरा आ जाएगा समझ में। वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ये होगा वेलोसिटी, ये होगा एम मास, जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रिवॉल्व होने वाला है। सर्कुलर ट्रैक जो होगा उसका भी हम रेडियस कंसिडर करेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये पूरे बेसिक चीज है कि जिसे आप इजीली लिख सकते हो। एंगल थीटा दैट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा होगा एंगल ऑफ बैंकिंग, या तो फिर एंगल ऑफ बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हमने लिख दिए, एन लिख देंगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें ज्यादातर करके रट्टा करना नहीं है, उसको बस कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हमें समझना है। वो अगर आपको याद आता है तो फिजिक्स इजी हो जाएगा। अब देखो अपवर्ड जो जाने वाले हैं उनके बराबर कौन होते हैं, डाउनवर्ड जाने वाले। ठीक है, जितने लोग ऊपर जाएंगे उतने तो नए पैदा होने वाले, इसलिए अपवर्ड इज इक्वल टू क्या होने वाला है, डाउनवर्ड। तो देखो अपवर्ड कौन कौन जा रहा है, इस केस में हमारे केस में अपवर्ड जाने वाले कौन से, तो एन कॉस थीटा। डाउनवर्ड जाने वाले कौन से है, एम जी एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गए कि जो फोर्सेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जा रहे थे। तो हम फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे। नाउ हमने नोटेशंस के बारे में पढ़ लिया, रिजॉल्व किस तरह से करना है वो रिजोल्यूशन भी देख लिया फोर्सेस का। अब देखेंगे कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को किस तरह से बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस कौन से, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एन कॉस थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स एन कॉस थीटा, तो सिर्फ एक ही फोर्स है। और डाउनवर्ड में जाने वाले उसके बराबर होंगे, यानी कि अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्ड अपवर्ड फोर्सेस, तो उसके बराबर होने चाहिए डाउनवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड में कौन से फोर्सेस है, डाउनवर्ड में है एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। तो इसको आगे चल के मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी जो एफ एस है इसको लिख दूंगा म्यू एन साइन थीटा, म्यू एन साइन थीटा। तो ये वैल्यू होगा एन कॉस थीटा का। तो फिर यहाँ से हम mg का वैल्यू निकाल सकते हैं। mg का वैल्यू होगा, इसको अगर इसी पॉइंट पे रखेंगे तो ये वाला टर्म राइट साइड लेफ्ट साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब देखो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब सेकंड इक्वेशन में टूवर्ड्स द सेंटर कौन जा रहा है, तो दो फोर्सेस जा रहे हैं। टूवर्ड्स द सेंटर कौन कौन जा रहा है, देखो फर्स्ट जाने वाला है एन साइन थीटा, डायग्राम को अच्छे से देखो, एन साइन थीटा ये किधर जा रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। आल्सो अनदर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस कॉस थीटा, ये भी सेंटर की तरफ जाना है, यानी कि दोनों मिला के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए,
ये दोनों भी सेंटर की तरफ जाने जा रहे, यानी कि ये दोनों मिला के क्या फॉर्म होने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv² डिवाइडेड बाय r। तो देखो ये बेसिक इस तरह से मैंने समझा। अब कुछ बुक्स में क्या हो सकता है कि दीज फोर्सेस आर बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल होगा तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल होगा। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल लिख देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लिख दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू भी आपको पता है, वो भी क्या होता है mv² बाय r। दोनों तरफ से भी, दोनों मेथड से भी वही आने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये था mv² बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। इसको आगे चल के मैं लिख दूंगा n sin थीटा प्लस fs को लिख देंगे म्यू इंटू n cos थीटा। तो ये वैल्यू हो गया mv² डिवाइडेड बाय r। तो ये इक्वेशन हमें आगे चल के लगने वाला है। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर आपको बेसिकली इतना पूरा याद है तो देख लो, क्योंकि हमें एक इक्वेशन इसके अंदर डिराइव करना है वेलोसिटी का। तो ठीक है, बेसिकली हमें पूरा डायग्राम याद है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डायग्राम याद है तो मैं उनको रफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ पे आगे वाले स्टेप्स लिख देंगे कि आगे वाले स्टेप्स जो होंगे वो स्टेप्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो सो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो हम सेकंड को डिवाइड करने वाले हैं फर्स्ट से। तो देखो हम डिवाइड करेंगे mv² डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय mg इक्वल्स टू, तो सेकंड में क्या लिखा था n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला, ये पूरा अब मैथमेटिकल स्टेप्स है, n cos थीटा प्लस म्यू इंटू n sin थीटा, म्यू इंटू n sin थीटा। अब देखो इस पूरे टर्म्स में n गेट कैंसिल, हर इसमें से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इस स्टेप में हम क्या करने वाले, हर एक टर्म को cos से डिवाइड कर देंगे। क्यों करना है, तो वो इक्वेशन आसान हो जाएगा इसलिए करेंगे, इसलिए हम हर एक टर्म को cos से डिवाइड करेंगे। तो मुझे बोलो इस साइन को अगर हम cos से डिवाइड कर देंगे, इस साइन को अगर हम cos से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, सो फॉर्मूला बिकम्स साइन बाय cos tan थीटा, फॉर्मूला बिकम्स tan थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस बाय cos, तो वो हो जाएगा सिर्फ म्यू। ठीक है, यानी कि इक्वेशन हो गया tan थीटा प्लस म्यू। अब डिवाइडेशन में देखो, डिवाइडेशन में क्योंकि अगर हमने न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा दैट इज द 1 प्लस म्यू इंटू साइन बाय cos, तो यहाँ पे होगा म्यू tan थीटा। तो यहाँ पे आ गया हमारा म्यू tan थीटा। तो देखो यहाँ पे n कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे ये टर्म माइनस में है क्योंकि हमारे इक्वेशन लिखते समय ये रॉन्ग हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब लेफ्ट वाला साइड देखेंगे, दिस m and this m will get cancel and equation becomes v² divided by rg, यानी कि v² by rg is equals to tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब हम यहाँ से v² का वैल्यू निकाल सकते हैं। v² इज इक्वल टू क्या आने वाला है, rg, जो डिवाइडेशन में rg था ये RHS में चले जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एंड इन ब्रैकेट वी कैन राइट tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये हो गया वेलोसिटी, और फ्रॉम दिस वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट
द मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम दिस वेलोसिटी, इसका वैल्यू हम तो निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब देखो फाइनल स्टेप आखिरी वाला, v इज इक्वल्स टू, इक्वेशन होगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑन बैंक रोड। अब देखो इस केस में आप ये इक्वेशन यूज करके अगर आप रोड को कुछ टिल्ट कर दोगे तो इस केस में आपको वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया आर जी। अब बेसिकली देखो कि अगर हम समझेंगे कि हमने इसको टिल्ट नहीं किया, जिस तरह से पहला इक्वेशन रखा था उसी तरह से अगर हम रख देंगे, इसको हमने अगर टिल्ट नहीं किया तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो तो हमारा थीटा होगा 0, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने थीटा को 0 लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रोड हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल रोड बनता है तो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन जो हमने इसके पहले केस में लिया था वो बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0, तो ये दोनों टर्म्स निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिर्फ म्यू। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। यानी कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया, सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब देखेंगे इफ हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे कि म्यू इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0 बना दिया, यानी कि वो सरफेस फ्रिक्शनलेस किया, जो रोड है वो रोड हमारा फ्रिक्शनलेस हो गया, तो उस केस में इक्वेशन क्या आ सकता है, v इज इक्वल्स टू, देखो आर जी एज इट इज tan थीटा रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचने वाला है डिवाइडेशन में 1, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा आर जी tan थीटा। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन मिला v इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, कब, जब म्यू का वैल्यू 0 था। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्पीड। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमम स्पीड। तो अब हमें निकालना है कि वो एंगल कितना रखना चाहिए, कि ऐसा एंगल जिसके ऊपर हमारा वेलोसिटी डिपेंड है, उस एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उस वैल्यू को भी हम अभी निकाल लेंगे कि उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखो अब फॉर दैट वैल्यू हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे जो था ऑप्टिमम वेलोसिटी का। तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो इसी के ऊपर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, आर जी tan थीटा। इसी का इक्वेशन क्या होगा, आर जी tan थीटा। तो अब देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो इस तरह से हम थीटा कितना रखना है हमें, उसका वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होगा इक्वेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हमने 3 कंडीशंस देखे कि अगर थीटा 0 होता है तो हमारा फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0 होता है तो उसमें हमें मिलने वाला आर जी tan थीटा, एंड एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्पीड। From this optimum speed we can derive the value of theta, that is theta is equals to tan inverse of v square divided by rg। तो ये था बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द बैंकिंग ऑफ